हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। कल की क्लास में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आपका अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड जो था वो दो भागों में विभाजित था। मैंने आपको बताया, एक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाता है और दूसरा आपका हो जाएगा ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक में भी मैंने बताया था कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका ऋग्वैदिक पीरियड और एक आपका लेटर वैदिक पीरियड है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को बिना किसी डिले के। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? वैदिक सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी सभ्यता जहां पर मानव जो है, जहां पर रह रहा है, उसका सामाजिक, धार्मिक, फाइनेंशियल, व्यापारिक जो एक तरीके से नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, रूल्स हैं, उन सबको वो कैरी करके जो चलता है, वो वहां की सभ्यता कहलाती है। हर जगह की सभ्यता अलग अलग प्रकार की होती है। कोई कहता है कि कपड़ा पहनना सभ्यता है, कोई कहता है कपड़ा पहनना असभ्यता है, ना पहनना सभ्यता है। तो सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है, तो वहां का जो एक तरीके से पूरा कल्चर है, उसी को हमने सभ्यता का बताया था। अब यहाँ की क्या सभ्यता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम टॉपिक, वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले हम वैदिक सभ्यता की बात अगर करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, जब सिंधु घाटी सभ्यता आपका खत्म हो जाती है, उसके बाद एक नई सभ्यता का उदय होता है। उस नई सभ्यता को ही क्या बोला जाता है? आपका वैदिक सभ्यता। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता से पहले किस सभ्यता को माना जाता था? तो वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो जाती है। इसे हम कई बार अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इसे हम कई बार कहते हैं वैदिक सभ्यता, कई बार हम कहते हैं वैदिक काल, कई बार हम कहते हैं इसको आर्यकालीन सभ्यता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है आपके आर्यंस का आगमन। ये माना जाता है कि जो आर्यंस हैं वो कहीं और के निवासी होते हैं और यहाँ पर वो आते हैं, हमला करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर हमला करते हैं। इस वजह से इसका पतन होता है। कुछ लोगों का, कई विद्वानों का ये मानना है कि यहाँ पे आपका क्लाइमेट चेंज हो गया या फ्लड्स वगैरह आए, कोई भी आपदा का कारण हो सकता है। अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग राय दिया था। ठीक है, तो ये हमने एक छोटी सी डिटेलिंग कर ली। और अगर हम बात करें सोर्स की, कि आपके इस सिविलाइजेशन का जो सोर्स है, भाई हर चीज की आपकी एक जानकारी जो होती है उसका क्या बेस है। तो अगर बेस की बात करें तो इसका जो बेस है आपका वेद है। जबकि उसका हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का या इतिहास का हम जो भी कंसीडर करते हैं उसको हम किसके हिसाब से मानते हैं? आपके पुरातात्विक सर्वेक्षण के थ्रू मानते हैं। बट यहाँ पर हमें जो मिलता है वो वेद के थ्रू मिलता है। अब इसका क्लासिफिकेशन भी 2 टाइप्स का है ना। तो पूरा टाइम पीरियड आपका कितना है? 1500 BC से लेकर 600 BC को ही पूरा ऋग्वैदिक पीरियड कहा जाता है। ये भी 2 भागों में है। एक आपका पूर्व वैदिक युग, जिसे हम ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। तो इसका टाइम पीरियड कितना है? 1500 BC से लेकर 1000 BC तक की। जबकि दूसरा है जिसे लेटर वैदिक पीरियड बोला जाता है ना, मतलब बाद का लेटर वैदिक पीरियड। और दूसरा जो इसका टाइम पीरियड है 1000 BC से लेकर 600 BC तक का है। अब इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर जो सामान्यता है, नॉर्मल रहा है कि एक रूल्स चलता जा रहा है, राजा है, छोटा सा कबीला है, कबीले का राजा है, वही शासन कर रहा है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं थोड़ी विस्तृत होती है। और यहाँ पर ही हमें इसी काल से लोहा, यानी कि जो ऋग्वेद में आपका उल्लेख है अयस नाम से, उसके साक्ष्य हमें इसी काल से मिलते हैं। तो सबसे जो पुराने साक्ष्य हैं वो कहाँ से आपको मिलते हैं? तो अंतजड़ी खेड़ा से मिलता है, जो कि आपका कहाँ पर है? एटा, यानी कि यूपी में है। एटा डिस्ट्रिक्ट के यूपी में है। आपका यहाँ से मिलता है। कितना साल पुराना मिलता है? तो 1000 BC के टाइम का आपको आयरन मिलता है। अभी रिसेंट में एक न्यूज़ वायरल हुई थी तमिलनाडु, वहाँ पर लगभग जो है आपको 4200 BC पुराना आयरन मिला है। ठीक है, तो एक ये न्यूज़ है, तो इसको भी ध्यान करके रखिएगा, क्योंकि अभी तक जो एक तरीके से प्रमाणित है ये है। बट अभी रिसेंट न्यूज़ थी जो आपकी तमिलनाडु में भी आपके लोहे के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जो कि बहुत पुराने, यानी कि 4200 BC पुराने मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली। अगर हम बेस की बात करें तो चलिए पहले बेस की बात करें, है ना। तो हमने बताया कि सोर्स क्या है? सोर्स हमने बताया वेद है ना। वेदों से जानकारी मिलने की वजह से ही इसको कई बार वैदिक पीरियड भी बोला जाता है। जो आपका ऋग्वैदिक पीरियड है, यानी कि जो पूर्व वाला है ऋग्वैदिक पीरियड, है ना, इसकी जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से। किस वेद से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद को ही आपके क्या कहा जाता है? आपके ऋग्वेद को ही कहा जाता है ऋग्वेद को क्या कहा जाता है बेटा? तो आपका जो ऋग्वेद है उसको कहा जाता है सबसे पुराना
सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ही आपका ऋग्वेद है। वैसे टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। पहले एक एक पॉइंट हम क्लियर करें। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 इसमें सूक्त हैं। तो सूक्त कितने हैं बेटा जी? तो सूक्त आपके 1028 हैं। कितने सूक्त हैं? 1028। और अगर हम बात करें कि क्या कुछ नया पुराना है, तो जो आपका पुराना जो मंडल है, पुराने मंडल हैं, वो पुराने वाले मंडल कौन से हैं? तो जो आपके पुराने मंडल हैं वो 2 से 7 वाले जो मंडल हैं उनको पुराना मंडल कहा गया है। यानी कि जो 2 से 7 वाले मंडल हैं उनको पुराना माना गया है, जबकि जो न्यू ऐड किए गए हैं उन वो कौन से हैं? तो आपका जो 1 है और 10वां ये मंडल बोला जाता है कि ये बाद में ऐड किया गया, पहले नहीं था। ठीक है, तो ये सब बाद में ऐड किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो उल्लेख किस हिसाब से है? तो आपके दूसरे मंडल में अग्नि का उल्लेख है। दूसरे मंडल में किसका उल्लेख है? तो दूसरे मंडल में आपके अग्नि का हमें उल्लेख मिलता है। बात करें अगर हम तीसरे मंडल की, तो तीसरे मंडल में आपको क्या मिलता है? तो तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र किसने लिखा है? तो गायत्री मंत्र बेटा जी आपके लिखा है विश्वामित्र ने। किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो किसने की है? विश्वामित्र ने। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। फिर हम बात करें जो आपका 9वां मंडल है, यानी कि 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो 9वें मंडल में आपके सोम का उल्लेख है। सोम कौन है? अमृत के देवता। तो सोम देवता का उल्लेख आपका किस मंडल में है? 9वें में है। अगर हम बात करें 7वें मंडल की, तो 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का जिक्र किया गया है। तो 7वें मंडल में क्या है? 10 राज युद्ध। 10 राज युद्ध होता है यहीं पर आपके ऋग्वैदिक काल में। तो यहाँ पर किसका उल्लेख है? 10 राज युद्ध का। अब ये जो 7वां मंडल है इसकी रचना किसने की है? तो आपके 7वें मंडल की जो रचना की है वो आपके वशिष्ठ ने की है ना। जैसे कि तीसरे मंडल की आपके विश्वामित्र ने की है ना, तीसरे मंडल की किसने की है? उन्होंने की है आपके विश्वामित्र ने। अच्छा, एक और चीज है, वेद की किसने की है? तो वेदों को किसने संकलन किया है? तो वेदों का संकलन आपके किया है, किसने किया है? आप मुझे बताइए, तब तक आप सोचिए। तो वेदों का संकलन आपके किया है वेद व्यास ने। किसने किया है? वेद व्यास ने किया है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, यहीं से हमें और इसी ऋग्वेद से हमें किसकी जानकारी मिलती है? आर्यों की जानकारी। तो आर्यों की जानकारी हमें किससे मिलती है? आर्यों की जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से। ठीक है, ये 2 पार्ट में है आपका, है ना, जो आपका वैदिक पीरियड है, ये 2 पार्ट में है। एक आपका ऋग्वैदिक पीरियड है ना, और दूसरा कौन सा पीरियड है आपका? दूसरा आपका हो जाएगा लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है वो हमें अन्य वेद से मिलती है। अन्य वेद कौन से हैं? तो अन्य वेद आपके हो गए सामवेद, है ना, सामवेद हो गए, यजुर्वेद हो गए, है ना, यजुर्वेद हो गए, और आपका हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक, तो यहाँ से हमें अन्य वेदों की जानकारी मिलती है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब चलिए हम वापस अपने स्लाइड पर चलते हैं। ठीक, तो हमने ये सारी चीजें देख ली थी कि 2 पार्ट में है। तो आपका जो स्टार्टिंग वाला है वैदिक पीरियड जो है, इसको क्या उसका टाइम पीरियड कितना है? 1500 BC से 1000 BC। जबकि पोस्ट यानी कि लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड कितना है? 1000 से लेकर 600। और इसी में आपके लोहे के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि लोहा कब से स्टार्ट किया गया था? क्या स्टार्टिंग में ही ऋग्वेदिक में? नहीं, ये पोस्ट वैदिक पीरियड में स्टार्ट किया गया था। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका टाइम पीरियड है और इस काल की जानकारी हमें वेद से मिलती है, ऋग्वैदिक काल से, इसीलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वेद से मिलने की वजह से इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, वेद से जानकारी मिलने की वजह से इसको वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई दी। फिर उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड ये दिया हुआ है और इसकी
जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? अन्यवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम इनके मूल निवास स्थान और पहचान की बात करें तो बेटा इनके मूल निवास स्थान को लेकर काफी सारा कॉन्फ्लिक्ट है। अलग अलग स्कॉलर्स हैं, अलग अलग बात बताते हैं। कोई कहता है कि ये मध्य एशिया से आए हैं, कोई कहता है ये तिब्बत के हैं, कोई कहते हैं कि ये आपके आर्कटिक क्षेत्र के हैं। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है। बहुत लोगों का ये मत है कि ये सप्त सिंधु प्रदेश के हैं, सिंधु नदी के जो आसपास का एरिया है वहीं के निवासी हैं, क्योंकि ये लोग वहीं पर रहते थे। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन क्या कहता है और उनकी पहचान क्या है। ठीक, तो सबसे पहले की बात यह है कि मुख्य क्षेत्र ऋग्वेद ही है ना। फिर हम बात करें मूल निवास स्थान, बताया जो जाता है कि जो आल्प्स पर्वत का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है यूरेशिया माना जाता है, जहां उसको माना गया है। बहुत सारे लोगों ने माना है कि आल्प्स पर्वत के पास से आए हुए हैं। अब भारत में आर्यों का आगमन लगभग 1500 BC के पूर्व ही स्टार्ट हो गया था। तो ये एक छोटी चीज हमने देख ली। फिर हम बात करें कि इनकी पहचान किसके हिसाब से, इनका मतलब एक वो किया गया कि ये यहाँ से आए, तो मध्य एशिया से आए हैं। इसकी पहचान जो मैक्स मूलर है उन्होंने कहा क्योंकि ये कुत्ता जानते हैं, घोड़े के बारे में जानते हैं, देवदार, बुर्ज आदि की जो ट्रीज हैं, ये ट्री हो गई एनिमल, ये मध्य एशिया में जाना जाता है। तो जो मध्य एशिया का लोग हैं वो जानते हैं, तो इसका मतलब ये मध्य एशिया से आए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये बोल दूं कि मैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यूपी में रह रही हूँ और यहाँ पर फूल का मतलब फूल होता है, मतलब फ्लावर्स, और मैं यहीं पर चली जाऊं, आपका चेन्नई में चली जाऊं और चेन्नई में मैं जाके फ्लावर्स को, मतलब वहाँ पे जो भी बोलते होंगे मुझे नहीं पता, तो मैं वहाँ पे फूल बोल दूं, वहाँ के आसपास लोग भी फूल ही बोलें, तो कोई यहाँ का जो बंदा जाएगा तो वो कहेगा कि अरे ये तो हमारी यूपी की लैंग्वेज थी, वहाँ पर जाके बोल दिया, तो इसका मतलब मैं यूपी की हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, सच झूठ का नहीं पता, क्योंकि सब लोगों ने अपना एक तरीका बनाया है जज करने का। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, हम किसी को ना झूठ कह सकते हैं ना ही किसी को सच कह सकते हैं। ठीक है, तो मैक्स मूलर ने क्या बोला था कि इनका मूल निवास स्थान क्या है? मध्य एशिया है। फिर बात करते हैं कि इनको बोला गया कि ये हिंद आर्य मध्य एशिया से आए थे, ऐसा इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की उसके बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर? वो एनिमल्स एंड ट्रीज के नेम के अकॉर्डिंग। फिर इन्होंने बोला कि दूसरे लोगों ने कि आर्य सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत के सप्त सिंधु प्रदेश में बसे, यानी कि जो आपका ये वाला रीजन था यहाँ वाला, तो यहाँ पर आके आपके आर्य बसे और यहीं पे ये लोग बसे नहीं, पहले से रहते थे, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। ठीक है, सप्त सिंधु यानी कि जो सिंधु नदी और उनकी जो 6 सहायक नदियां हैं, है ना, जैसे कि चिनाब, जो आज की चिनाब है, रावी है, झेलम है ना, ये सिंधु, ये सब जो नदियां हैं इनकी सहायक नदियां हैं, सरस्वती हैं, उन सब के कारण ही इसका नाम सप्त सिंधु पड़ा। तो कई बार पूछा जाता है कि इसका नाम सप्त सिंधु क्यों पड़ा, तो सिंधु और उसकी 6 सहायक नदियों की वजह से उसका नाम सप्त सिंधु पड़ा, यानी कि 7 सिंधु नदियों का जो क्षेत्र है। ऋग्वेद में उल्लेखित 7 नदियां जो हैं, जैसे कि सबके अलग अलग नाम हैं। सिंधु नदी है ना, इसको हिरण्यवी बोला गया है, हिरण्यवी बोला गया है। ठीक है, जबकि सरस्वती को क्या बोला गया है, तो सरस्वती की आपको बोला गया है नदीतमा। क्या बोला गया है? नदीतमा बोला गया है, या श्रेष्ठतम बोला गया है, श्रेष्ठतम। ठीक, शतुद्री किसको बोला गया है? सतलज को। तो सतलज को क्या बोला गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है ना, तो ये आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि बताइए पुरानी ऋग्वैदिक काल की नदियों का प्रेजेंट में क्या नाम है, तो आपका सतलज की नदी का क्या नाम था ऋग्वेद में? शतुद्री। ठीक है, विपाशा किसका नाम था? व्यास का। जबकि रावी का क्या नाम था ऋग्वैदिक काल में? परुष्णी था। अस्किनी किसका नाम था? चिनाब का। और वितस्ता किसका नाम था? झेलम का। ठीक है, तो वितस्ता, झेलम का। तो ये वाली सारी नदियां जो हैं एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहां पर आपको एक बार लिख भी देती हूं, है ना। आपकी सरस्वती, सरस्वती, ठीक है, रावी, झेलम, चिनाब और सतलज। तो सरस्वती का क्या नाम था? नदीतमा। ठीक, रावी का क्या था? परुष्णी, परुष्णी। ठीक, जबकि झेलम का क्या था? वितस्ता। चिनाब का क्या था? अस्कनी, है ना। और सतलज का क्या था? शतुद्री। तो ये सारी नदियों के नाम आप देख लीजिएगा। ठीक है,
तो ये सारे नाम थे। चलिए वापस चलते अपनी स्लाइड पर, है ना। विपाशा व्यास का था, एक ये मैं भूल गई, चलिए लिख देती हूँ, अब देख लीजिएगा। विपाशा व्यास का क्या नाम था? विपाशा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते। आर्य का अर्थ क्या था? श्रेष्ठ या अभिजात। अच्छा हाँ, आर्य जो था शब्द, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ होता था श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या महान, श्रेष्ठ या महान। अच्छा, अब इसका ये अर्थ नहीं है कि ये कोई जाति सूचक वाक्य नहीं है, ये कोई जाति मतलब ऐसा नहीं है कि ये कास्टिज्म को शो कर रहा है, जाति सूचक शब्द नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक। ये भाषा सूचक है। कैसा है ये भाषा सूचक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई काम अच्छा किया तो हम आपको बोलते हैं ना, अरे वाह बड़ा बढ़िया, तो वाह बड़ा बढ़िया ये टाइटल है, एक भाषा है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं जाति को डिनोट कर रही हूँ, है ना। जैसे कि हम अगर देखते हैं कि हिटलर जो होता है वो अपनी सेना को आर्य बोलता है, तो वो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कास्टिज्म कर रहा है, वो एक टाइटल है, एक एप्रिसिएशन वर्ड है, ठीक है। तो अभी तक हम देखते हैं जो आपका ऋग्वैदिक पीरियड था उसमें कहीं पे भी हमें कास्टिज्म का वो नहीं दिखता है। आपका जो 10वां मंडल है, जो 10वां मंडल और पहला मंडल बाद में ऐड किया गया ना, इस 10वें मंडल में आपका वर्ण का 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से? एक तो पुरोहित, वर्ण का है, जाति का तो वो भी नहीं है, पुरोहित, ठीक। फिर आपका क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमको बाद में देखने को मिलता है। ये जो बाद वाला जो मंडल है, ये जो नया वाला मंडल ऐड किया जाता है, उसमें 4 वर्ण दिखते हैं। वर्ण मतलब जो कर्म के आधार पर है, ऐसा नहीं कि कास्ट थी। ये बोला जाता है कि धीरे धीरे एक्चुअली क्या था कि पहले हम, आप छोटा सा एक स्टोरी समझिए कि जैसे ऋग्वेद जो भी हमारे ये जितने भी वेद और ग्रंथ थे, इनका कहीं पर भी संकलन नहीं था। इनको संकलित अभी बहुत ही जल्दी में 2-4 साल पहले किया गया, पहले ये संकलित नहीं थे, ठीक है। तो ये श्रुति के अकॉर्डिंग चलता था। श्रुति का मतलब होता है सुनना। श्रुति का अर्थ क्या होता है? श्रुति का अर्थ होता है सुनना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे गुरु ने मुझे कोई बात बताई, तो मैंने उनको सुन लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया, और मैंने यही बात अपने शिष्य को बताई, मेरे शिष्य ने अपने शिष्य को बताई, तो इस तरह वो जनरेशन बाय जनरेशन चलता गया, ठीक है। तो एक ही पिता के 4 पुत्र थे, एक पिता के 4 पुत्र ने, तो एक ने काम संभाल लिया पुरोहित का कि हम भाई जंगलों में जाएंगे और हम ज्ञान लेंगे, हम पुरोहित बनेंगे, हमको भाई जैसे किसी को ऋषि बनने का शौक है, तो वो उस तरह से चला गया। एक ने कहा कि भाई हम माता पिता की सेवा करेंगे, एक ने कहा कि हम भाई खेती बाड़ी का काम करेंगे क्योंकि घर भी तो चलाना है, एक ने कहा कि भाई हम जो अनाज आएगा उसको बेचेंगे, है ना, तभी तो घर चल पाएगा। तो सबने ऐसे ऐसे काम डिवाइड कर लिया। अब एक ही पिता के 4 पुत्र हैं, तो चारों का अलग अलग वर्ण यानी कि वर्ग हो गया। अब इसका ये मतलब थोड़ी कि चारों अलग अलग कास्ट के हो गए, ये तो प्रलोभी लोग थे, बाद में आए, है ना, अधिकार आ गया। जैसे मान लीजिए कि मैं 4 बहनें हूँ, है ना, मैं 4 बहनें हूँ, तो मैं बनी पूजा पाठ वाली, फिर मेरे बच्चे हुए, मेरे बच्चे भी उसी काम में लग गए, मेरे भाई बहन के बच्चे थे वो कृषि में थे, तो उनके बच्चे भी कृषि में लग गए। फिर धीरे धीरे वो चलता गया, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों के मन में प्रलोभन आया कि अब हम ऊंचे हो गए तो हमारे तक ही रहे हमारे, क्योंकि देखिए भाई भाई में भी ये चीज़ देखने को हमें मिलती है कि भाई भाई ही अपने भाई से जलता है, जेलसी करता है। तो वो धीरे धीरे चीज़ें देखने को लगने लगी, और लोगों ने फिर क्या किया, उसको नीचा समझने लगा कि जो भाई काम कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, वो शूद्र हो गया। भाई कैसे हो सकता है भाई, उसकी क्या गलती है? उसने तो आप लोगों की हेल्प करने की सोची ना। और उनके एंसेस्टर्स जो थे, जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने ये काम किया, उनको तो वो बाय डिफॉल्ट मिल गया, उसमें उनकी क्या गलती है? और यहाँ पे कास्ट का कहाँ से रोल आ गया कि हम छू नहीं सकते, ये कैसे हो सकता है? तो मैं बच्चों से ये अपील करना चाहूँगी कि बच्चे आप लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे से पढ़िए, समझिए इतिहास को। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, हमारे पुराने ग्रंथ नहीं करते हैं। ये कुछ लालची लोग हैं, अपनी एक पावर बनाने के लिए, जैसे हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं, पावर बनाने के लिए क्या करते हैं, हमें आपस में लड़ाते हैं अपने वोटिंग के लिए। तो हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए कि ऐसा कुछ था नहीं, ये बस एक बना दिया गया मिथ है ये, ठीक है। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये चीज़ें थी। तो श्रेष्ठ मतलब ये था, आर्य का मतलब श्रेष्ठ था। आजकल लोग आर्यन का जो है मानते हैं कि आर्यन की इन्होंने ही रूल किया, इन्होंने सब तबाह कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब ही होता है ग्रेट, ठीक, सिंपल सा है। जैसे हम बोलते हैं गुड मतलब अच्छा, सिंपल वही अर्थ है,
ठीक है, इसका कोई जाति से कोई भी इसका लिंकअप नहीं है। और क्या जानते थे, तो आपके जो आर्यंस थे वो रिवर से, ट्रीज से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर थे और ये लोग नेचर डिवोटी थे, यानी कि प्रकृति पूजा करते थे। हमें ऐसे टाइम पर कोई भी मूर्ति पूजा का कोई भी साक्ष्य अवशेष नहीं मिलता है, तो मतलब ये माना जाता है कि पहले मूर्ति पूजा वगैरह नहीं होती है। ठीक है, आर्यों ने मूल निवासियों को दास्य कहा था। ये माना जाता है कि ये कहीं बाहर से आए हुए थे, तो बाहर जब आए तो जहाँ पे थे वहाँ पे लोग तो रह ही रहे होंगे कुछ ना कुछ, तो जो लोग वहाँ पर थे उनको इन्होंने क्या बोला, दास्य बोला। क्या बोला, दास्य बोला, और खुद को क्या बोला, दस्यु बोला। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ के मूल निवासियों को क्या बोला गया, तो दास्यु बोला गया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब इनके नाम को लेकर, इनके मूल स्थान को लेकर जो आपके स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उनके बीच में भी एक डिबेट है। कई लोग अलग अलग स्थान बताते हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं कि किसने कहाँ कहाँ का बोला है। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये भारत के मूल निवास स्थान है, और भारत तो भूमि है पुराणों की, ग्रंथों की, यज्ञ की, तो ऑब्वियस सी बात है ये यहीं के हो सकते हैं। ठीक है, तो शंपूरानंद ने बोला और आपके गंगानाथ झा, एस.सी. दास ने, इन लोगों ने बोला कि ये यहीं के निवासी हैं, वो भी स्पेशली कश्मीर वाला जो रीजन है वहाँ के हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडित वहाँ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए वो वहाँ के निवासी हैं। ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश के हैं। इन्होंने ये कहा कि ये इंडियन के ही ओरिजिन है, ये कहीं आए वाए नहीं है। ठीक है, बाकी आपके जो मैक्स मुलर है उन्होंने बोला कि ये मध्य एशिया के हैं। किसके बिहाफ पर, वो कुछ वर्ड्स के अकॉर्डिंग, कि ये कुत्ता जानते हैं, देवदार जानते हैं, इन वृक्षों के नाम ये जानते हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ के हैं। और इन्होंने एक और सोर्स लिया था, हाँ सोर्स इन्होंने लिया था अवेस्ता। अवेस्ता जो कि आपका ईरान का पवित्र और प्राचीनतम ग्रंथ था। इसके अलावा बोगज गोई, क्या है, बोगज गोई, ये दो ग्रंथ हैं, इनकी सिमिलैरिटी सेम ऋग्वेद से मिलती है, क्योंकि जैसे कि इनके जो स्पेशली जैसे एग्जांपल लें तो 4 जो देवता हैं आपके, 4 देवता जो आपके हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नत्स्य, ये चारों के चारों जो देवता हैं आपके ऋग्वेद में भी देखने को मिलते हैं और आपके बोगज गोई और अवेस्ता में भी देखने को मिलते हैं। तो ये माना जाता है कि शायद इनके सिमिलैरिटी है और उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि उनके यहाँ का ग्रंथ है, तो इसलिए ये लोग मध्य एशिया से हैं, क्योंकि सेम ग्रंथ वहाँ पे भी मिलते हैं, कुछ कुछ सिमिलैरिटी मिलती है, तो इस वजह से इन्होंने ये आधार लिया अपना तर्क प्रूफ करने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि ये हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया के निवासी हैं। ये किसने बोला, पी गाइल्स ने बोला। ठीक, अब अभी आपको तो तिलक जी का पता ही नहीं, तिलक जी ने भी बोला है। यूरोप के मूल निवासी हैं, किसने बोला, ये सेसिटी और विलियम जोन्स ने बोला। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने बोला ये कहीं के नहीं है भैया, ये आर्कटिक क्षेत्र के हैं। ठीक है, हमारे यहाँ के है ही नहीं, ये कहाँ के हैं, उत्तरी ध्रुव की, यानी कि नॉर्थ पोल से ये लोग आए हैं। ठीक है, ये किसने बोला, ये कई बार पूछा एग्जाम्पल में ना, ये काफ़ी रेलिवेंट है क्योंकि इंडियन प्रोस्पेक्टिव में है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जबकि स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है, दयानंद सरस्वती ने क्या बोला है कि ये तिब्बत के निवासी हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती वही हैं जिन्होंने नारा दिया था, बहुत ही फेमस नारा, आप मुझे बताइए कौन सा नारा दिया था इन्होंने, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो, ये किसने नारा दिया था आपका, ये आपके दिया था दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने बोला, देखिए सबके अपने अपने लॉजिक हैं, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, सबने कुछ ना कुछ सोच विचार कर ही दिया होगा। दयानंद सरस्वती जी ने दिया है तो कुछ सोचा ही होगा। शायद इन्होंने ये सोचा होगा कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं वो कहीं ना कहीं भाई यज्ञ करते हैं, तब करते हैं एक तरीके से ज़्यादा वो क्या करते हैं, अकेला एकांत क्षण बिताना चाहते हैं, तो पर्वतों पर रहते हैं, इसलिए शायद उन्होंने तिब्बत का नाम लिया होगा। इतना मैं मानती हूँ, एक्चुअल नहीं पता। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इनके बीच में क्या हुआ कि जनजातीय संघर्ष भी हुआ। जैसे मान लो आपका ये घर है और मैं आकर यहाँ पर जबरदस्ती रहने लगूं, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। आप अपने बचाव में करेंगे, मैं तो हूँ ही आक्रमण, मैं आपके घर में ही रह रही हूँ, तो सोचो मैं तो लड़ने ही आई हूँ, तो मैं भी लड़ना स्टार्ट कर दी, तो इस तरह से हुआ। अब हम देखते हैं दस्यु। तो ऋग्वेद में देश के जो मूल निवासी थे उनको क्या कहा गया, दस्यु कहा गया, और उन दस्यु को जिस राजा ने हरा दिया उसको क्या बोला गया, त्रस दस्यु बोला गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि त्रस दस्यु किसे बोला गया, तो वो राजा जो मूल निवासियों को हरा देता था वह त्रस दस्यु कहलाता था। इंद्र इनके सबसे फेवरेट देवता थे।
तो सबसे प्रिय देवता इनका कौन सा था? इनके सबसे प्रिय देवता इंद्रदेव थे, जिन्हें पुरंदर कहा गया। पुरंदर का अर्थ कि दुर्ग तोड़ने वाला। यह माना जाता है कि जो भी लड़ाई वगैरह करते थे भगवान इंद्र हमेशा इनके साथ रहा करते थे। इनका फेवरेट जो एनिमल था वो कौन सा था? घोड़ा था, क्योंकि वो युद्ध वगैरह में जो भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे उसमें वो सहयोग करता था। ठीक है, माना जाता है उसको इंद्र का वरदान था कि वो बहुत अच्छे से सब चीजें संभाल लेता था। आर्य सैनिक कौन होते थे? जो कि कवच, वर्मन और अन्य अस्त्र से सुसज्जित होते थे। कहा जाता है कि इनको वरुण देव और इंद्रदेव कवच प्रदान करते थे जब ये लड़ाई वगैरह करते थे। जैसे आप कर्ण का कवच जानते होंगे, तो पूरा प्रॉपर कवच इनको मिलता था, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते थे कि लड़ाई वगैरह अच्छे से कर सकते थे और हर लड़ाई को जीतते थे। तो आर्य सैनिक कैसे सुसज्जित होते थे? प्रॉपर कवच पहनते थे और अन्य अस्त्र शस्त्र यानी कि जो भी थी वो सब इनको मिलता था, उससे प्रॉपर रेडी रहते थे। ये सारी चीजें हो गई। राजा दिवोदास। अब हर एक चीज मैंने पॉइंट टू पॉइंट रखी है जो आपके एग्जाम से रेलेवेंट है। बेटा ये बहुत बड़ा है, अगर हम यूपीएससी पैटर्न पे देखें तो बहुत ही वास्ट हो जाता है, पर आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम से रेलेवेंट है। ठीक है, तो राजा दिवोदास कौन थे? तो ये भारत वंश के राजा थे जिन्होंने संबर को हराया था। संबर राजा को हराने वाले कौन थे? राजा देवोदास थे। और संघर्ष क्या था कि आर्यों में आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके का आंतरिक था। एक तो उनका कॉन्फ्लिक्ट जो मूल निवासी थे उनसे था, दूसरा ये जब कहीं से आए तो इनके पीछे पीछे इनकी और लोग भी देख देख कर आए, तो इनका उनसे भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि तुम क्यों आए, अभी तो हम यहाँ आए, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए। तो उनसे भी लड़ाई हुई। उन्होंने कहा क्यों नहीं आएंगे, ये तुम्हारा थोड़ी है, तुम भी तो दूसरे घर में, हम भी आएंगे। तो इस तरीके से इनका ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरीके से ये कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे। फिर बात करें पंचजन। पंचजन कौन होते थे? तो आर्यों के 5 कबीले होते थे। 5 कबीले जिन्हें पंचजन कहा गया। ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इनकी 5 एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई भी है। ठीक है, आपका राष्ट्र, विश्व, जन, कुल, ग्राम, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। शासक वंश कौन था? तो राजा भरत और तित्सु। तो आर्यों के राजा कौन थे? एक तो राजा भरत थे जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, और फिर आपके राजा तित्सु थे। ये 2 राजा थे। तो पूछा जाए कि आर्यंस के शासक वर्ग कौन था? तो राजा भरत और तित्सु थे। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करें। भरतवंश और 10 राजाओं के बीच परुष्णी, यानी कि परुष्णी का नाम क्या है करंट में? रावी नदी। इस नदी के तट पर 10 राज युद्ध हुआ। ये मैंने आपको बताया कि 7वें मंडल में उल्लेखित भी है। 7वें मंडल में उल्लेखित है, उल्लेख बताई दिया है। अच्छा, ये युद्ध क्यों हुआ था आपको पता है? माना जाता है कि जो आर्यंस के पहले गुरु थे वो विश्वामित्र थे। विश्वामित्र वही हैं, ठीक है, आपने रामायण वगैरह देखी होगी, जो जाते हैं हर जगह साथ साथ में राम जी के, और वशिष्ठ भी होते हैं राम जी के साथ। आपने दोनों ही देखा होगा कि विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों ही राम जी के साथ में जाते हैं। तित्सु जो है राम के ही वंशज के हैं, मतलब उनके पूर्वज हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आर्य जो है लड़ाई झगड़ा अपना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, तो ये हार जाते हैं एक जगह। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ के जो राजा होते हैं, वो सुदास राजा होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना गुरु बदल देते हैं। वो बोलते हैं कि अब हम विश्वामित्र के नहीं, अब हम अपना पुरोहित किसी और को बनाएंगे, वशिष्ठ को बना लेते हैं। और भैया इनको बड़ी विश्वामित्र को आ जाती है गुस्सा, कहते हैं अच्छा हमको हटा के वशिष्ठ को बना दिया, हमसे ज्यादा कौन भैया, हम तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। तो इन्होंने अलग, जो आर्य नहीं थे, अनार्य थे, उनकी एक पूरी 10 राजा की 10 राज युद्ध इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने 10 अलग राजाओं की एक टीम बनाई और युद्ध किया। पर लास्ट में क्या हुआ कि इंद्र जो थे वो हमेशा से आर्यों की तरफ थे, तो ये युद्ध जो वशिष्ठ होते हैं वो जीत जाते हैं, और विश्वामित्र की जो टीम होती है, अनार्यों वाली जो टीम होती है, वो हार जाती है। तो इसीलिए इसको 10 राज युद्ध बोला जाता है, क्योंकि 10 राजाओं का युद्ध होता है वो आर्यों की वजह से। स्टोरी अच्छी लगी होगी आई थिंक, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाद में आगे चलकर इन्हीं भरत राजा के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। और इस युद्ध में आर्यों के राजा कौन थे? सुदास थे, और अनार्यों के राजा भेद थे। ठीक है, तो अनार के राजा कौन थे? भेद थे। ठीक है, और सुदास किसके थे? आर्यों के। सुदास ने तो भाई हटा ही दिया था कि हम अब वशिष्ठ को बनाएंगे वो अपना पुरोहित। तो ये कहानी थी, तो यही लड़ाई वगैरह हुई थी। पर उन पराजित जनों में जो वो 10 राजाएं थे, उनमें भी एक जो राजा था वो बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ था, जिसका नाम था पुरुजन। क्या नाम था? पुरुजन। बाद में इन्हीं पुरुजन और जो आपके आर्य थे, इनकी दोस्ती हो जाती है। इनकी दोस्ती हो जाती है, तो इन्हीं की दोस्ती से एक नए वंश की शुरुआत होती है, जिसका नाम होता है कुरुवंश। कुरुवंश वही आपका जिस भगवान महाभारत वाला जो है आपका, युधिष्ठिर वाला, धृतराष्ट्र वाला जो है। ठीक है, बाद में भरतों और परुओं में मित्रता हुई, जिसके बाद में कुरुवंश की स्थापना हुई थी।
ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो मूल निवासी हैं उनको आप उनकी हत्या मृत्यु कर सकते हो, ऐसा कहा जाता है। देखिए मैं ये सब चीज़ों को खंडन करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें वहाँ के ही लोगों को मार दिया जाए, ये ऐसा कहीं नहीं लिखा जाता है, लिखा गया होगा। क्योंकि अगर हम एक अच्छे तरीके से चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बदली गई, जैसे हम देखते हैं पहला और 10वां मंडल ऐड किया गया, तो हो सकता है उसमें कई एक पार्ट रहा हो, ठीक है। पर दास हत्या का उल्लेख नहीं मिलता है कि क्योंकि भाई दास क्यों मारेंगे, सेवा कर रहे हैं उनको क्यों मारेंगे, तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। आगे चले तो और क्या महत्वपूर्ण तत्व है, तो यहाँ का जो आपका ऋग्वैदिक पीरियड था ये कैसा था, ये पितृसत्तात्मक था। अब सोचिए समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक, जबकि जस्ट इसके पहले जो समाज था वो कैसा था, मातृ सत्तात्मक, और कितना ग्रोइंग था ये। अब वो कैसी सभ्यता है, नगरी, जबकि ये सभ्यता कैसी है आपकी, ये आपकी ग्रामीण है, देख रहे हैं है ना। वहां पर आपको पशुपालन, एग्रीकल्चर, व्यापार, हर चीज मिल रहा है, पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग, यहाँ पर ये पशुपालन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पशुपालन। तो इनका मेन व्यवसाय क्या था, पशुपालना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर समाज भले ही पितृसत्तात्मक था पर महिलाओं को सम्मान भी मिलता था और बराबर का इक्वल राइट्स भी मिलता था। एक ही पत्नी का विवाह था, मतलब एक इंसान एक ही पत्नी का प्रचलन था कि एक ही महिला से शादी करेगा। बाल विवाह जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता है। बाकी एंटरटेनमेंट हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहता है लाइफ में। जब मानव के पास बुद्धि नहीं थी, वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था, वो तब भी एंटरटेनमेंट कर रहा था, पत्थरों से खुदाई कर करके, चित्रकारियाँ कर करके, भाई अभी भी कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है, रथ दौड़ लगा रहा है, घुड़दौड़ कर रहा है, संगीत वगैरह, नृत्य, लोकप्रिय, ये सब चीज़ें था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, मैंने आपको बता ही दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, ये भी मैंने आपको बताया, और उनका सबसे प्रिय पसंदीदा देवता इंद्र थे, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। सभा और समिति प्रमुख संस्थाएं थी, यानी कि रूल करने के लिए जो रूलिंग पार्टी होती थी उसके भी कई ऑर्गेनाइजेशन होती थी, है ना, कई कई डिपार्टमेंट होते हैं। तो उस डिपार्टमेंट में एक आपकी सभा होती थी, एक समिति होती थी, एक गण होता था और एक विधाता होती थी। तो सभा सबसे बड़ी, फिर नीचे समिति, फिर उसके नीचे गण और सबसे नीचे विधाता होती थी। तो इनको प्रमुख संस्थाएं मानी गई और इनको सेमी प्रमुख मानी गई, है ना। और इनको भी शासन में भाग लेने का भाग था, यानी कि कोई भी अगर ऐसा डिस्प्यूट हो गया है पॉलिटिकल या जैसा भी, तो इनको राय देने का या बात डिस्कस करने का पूरा अधिकार था, मतलब इनको भी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। इसके अलावा राजा का संचालन कैसे चलता था, तो प्रजा अपने तरफ से जो पैसे देती थी, दान करती थी या कर देती थी, बाकी ये लोग जो लूट वूट के लेकर आते थे दूसरे लोगों से, उस हिसाब से इनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट चलता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा प्राकृतिक शक्तियों में ये लोग किसको मानते थे, ये लोग प्रकृति डेवोटी थी, मैंने आपको बताया है। तो वायु, इंद्र, अग्नि और इन लोगों की पूजा ये लोग करते रहते थे, ठीक है, और सूर्य भगवान वगैरह की। यज्ञ पूजा का मुख्य माध्यम था। वैसे हमें यज्ञ के साक्ष्य जो हैं कुछ आप देखेंगे तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलता है, अग्निवेदी मिलती है, अग्निकुंड मिलता है, ये सब चीजें देखने को मिलता है। पर यहाँ पर एक व्यापक रूप में, ये व्यापक पैमाने पर हम देखेंगे कि देखने को मिलता है। यहीं पर हम देखेंगे बाद से यज्ञ, है ना, ये सारे के सारे यज्ञ यहाँ से शुरू होते हैं, तो ये सब भी हम यहीं से देखेंगे। वैदिक सभ्यता आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। 5 भाग में बटी थी, यानी कि जो सबसे पहले, यानी कि आपका राष्ट्र यानी कि नेशन यानी कि कंट्री, उसके नीचे आपका आता था जन यानी कि स्टेट, उसके नीचे आपका आता था विश यानी कि डिस्ट्रिक्ट, और उस विश के नीचे आपका आता था ग्राम यानी कि आपका जो एरिया पड़ता है सिटी, और उसके नीचे आपका होता था कुल यानी कि फैमिली यानी कि परिवार, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी चलती थी, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपर हमें देखने को मिलता है कि सब लोग, पर सबसे ऊपर क्या था, सेंट्रल यानी कि नेशन था, और बाकी सारी चीजें इस तरह से हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। कुल या परिवार जीवन की मूल इकाई होती थी, इंपॉर्टेंट होता था भाई, है ना, क्योंकि उसे ही घर का खर्चा चलाना है, ये हमें यहाँ से देखने को मिलता है। और धीरे धीरे जो मुखिया होता था वो पिता होता था। इसी तरह हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड में, तो हम देखते हैं किस तरह महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। ग्राम, विश्व और जनजातियों का गठन होता था। जनों की मुखिया को राजन कहा जाता था। तो जन यानी कि जो स्टेट का मिनिस्टर होता था, जैसे हमारे यहाँ CM होता है, उसी तरह
उस टाइम पर जो आपका स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता था उसको क्या बोला जाता था, राजन कहा जाता था, यानी कि रूलर होता था, शासक होता था। राजा को पुरोहित और सेनानी सहायता प्रदान की जाती थी, है ना, जो भी सेना, और इनकी सेना कोई ऐसे सुसज्जित या सुसंगठित नहीं होती थी कि इकट्ठा होती थी। जब भी युद्ध होता था, अनप्लान्ड होती थी, तो सब इकट्ठा हो जाते थे आपस में ही प्रजा लोग, और वो ही अपना कवच वच पहन के घोड़ा वोड़ा लेकर युद्ध लड़ने के लिए चले जाते थे, और पुरोहित इनको अपना विचार विमर्श या थोड़ा सा एडवाइस देने के लिए रहते थे। ठीक है, तो कोई स्थायी सेना इनकी नहीं थी, उसी के बीच में बन जाया करती थी। तो ये सारी चीजें हो गई। और फिर हम बात करें, अब हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की। तो ये सारी चीजें हमने देख ली कि किस किस तरह से इनका डिवाइडेशन था, बहुत सारी चीजें हमने देख ली, है ना। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड भी देख लिया, उत्तर वैदिक काल, दोनों में हमने अंतर भी बता दिया कि एक टाइम पर क्या है कि पहले जो शुरुआती दौर था जो, उसमें पहले तो एक सबसे मेजर पॉइंट आपका लोहे का है, तो लोहा आपका उत्तर वैदिक काल में देखता है, जबकि वैदिक काल में हमें देखने को कहीं पे भी कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि 1000 BC के टाइम पीरियड पे ही हमें लोहा देखने को मिलता है, और 1000 से 600 BC तक का जो टाइम है वही आपका लेटर वैदिक पीरियड है। ठीक, अब हम वैदिक साहित्य को देख लेते हैं। तो ऋग्वेद हमने पढ़ लिया कि हमारा जो सोर्स है वो क्या है, वेद है, और ऋग वैदिक पीरियड वाला की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिली है, अन्य जो आपका लेटर वैदिक पीरियड है वो अन्य वेद से मिली है। तो पहले देखते हैं वैदिक साहित्य है क्या। तो वैदिक साहित्य 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आपका श्रुति साहित्य है, दूसरा स्मृति साहित्य। श्रुति यानी कि जो सुन करके लिखे गए हैं, है ना, जैसे कि जो हमें याद आया, जैसे मैंने आपको बोल दिया, आप सुन सुनकर लिख लिया, और एक स्मृति है कि आप याद करके मेमोराइज किए हैं और एग्जाम में गए दे दिए। तो ये 2 टाइप के होते थे। श्रुति साहित्य, इसमें वेदों के अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद होते थे। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा यानी कि सुनने की परंपरा से चलते थे, और बाद में इसका संकलन बहुत बाद में किया गया, इसीलिए इसमें बहुत सारी फ्लॉज हैं, जो कमियां मुझे लगती है कहीं ना कहीं लोगों ने अपने विचार ऐड कर दिए हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि भगवान कभी कुछ ऐसा कर सकते हैं। वो कभी किसी के साथ नाइंसाफी, किसी को कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इन लोगों ने किया है। ठीक है, कैसे भाई भेदभाव कर सकता है, जातिवाद कैसे मान सकते हैं। वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था, मैंने आपको बताया था। उन्होंने ही वेदों को 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये सारी चीजें आप जान ही चुके हैं। अब हम मेन इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं सबसे पहले कि ब्राह्मण क्या होते हैं। तो बेटा वेदों के जो अनुष्ठानिक और यज्ञ विधियों का विकास, है ना, विस्तृत विवरण जो प्रदान करता है वो आपका क्या कहलाता था, ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण को हम जनरली डिकोड करते हैं कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण मतलब कि कर्म है, उच्च कर्म, है ना, जो लोगों को सही रास्ता पे ला रहा है। जैसे एक टीचर का काम क्या है कि वो सही रास्ते पे लेकर आता है, सही डायरेक्शन देता है, वही चीजें पढ़ा रहा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत कुछ पढ़ा दूं पर आपके एग्जाम में पूछा ना जाए तो क्या मतलब है। मेरा काम है कि मैं छोटा ही पढ़ाऊं, कम पढ़ाऊं, पर वो पढ़ाऊं जो आपके एग्जाम से रेलिवेंट है, तो वो है। तो ब्राह्मण ये जो था, इसमें क्या था, वेद के बारे में बताया गया कि भाई वेद में ये रूल्स है, ये लिखे गए हैं, मगर ऐसा करेंगे तो आगे हमारे लिए ऐसा होगा। इसमें अनुष्ठान बताए गए हैं, यज्ञ वगैरह के बारे में हमें इससे प्रॉपर एक डिस्क्राइब किया गया है। फिर आपका आता है आरण्यक। तो ये ग्रंथ जो है सन्यासियों के ऊपर है ना, सन्यासी तपस्वी, उनके यज्ञों के गढ़ और दार्शनिक पहलुओं को समझाते हैं कि किस तरह सन्यासी जो हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर उसके क्रॉस क्वेश्चन में कैसे जाते हैं, फिर वो कैसे मनन करते हैं, जंगल में जाते हैं, फिर खुद ही कैसे उस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो ये सारी जो व्याख्या है आपकी आरण्यक में मिलती है। उपनिषद ये वेदांत दर्शन के मूल सूत्र हैं, है ना, जिसमें आपके 4 जो मूल इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, आपका सोल, ब्रह्म, मोक्ष और अद्वैत सिद्धांत की व्याख्या करता है। क्या करता है आपका उपनिषद। ठीक है, तो आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट जानना है, बहुत डिस्क्राइब नहीं जानना है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में जो आपके वनडे में इतना डीप नहीं पूछता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, तो पहले हम ये देखते हैं। तो हमने ये देख लिया कि वेद आपके 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब सबकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। ठीक, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री एक कंपाइल बुक है, उस बुक के अलग अलग चैप्टर है। इंडस वैली है ना, फिर इंडस वैली के भी अपने 3 पार्ट हैं, है ना, मैच्योर, अर्ली, और उसके बाद जब वो लास्ट में आपका लेटर इंडस वैली पीरियड। तो ये हम देखते हैं। उसी तरह से सबके अपने अपने ब्रांचेस के भी टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो कई बार पूछा जाता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का पार्ट है, तो आपका ऋग्वेद का है। और आरण्यक क्या है, तो ऐत्रेय आरण्यक भी इसका है। इसके अलावा उपनिषद कौन सा है, तो सेम ही है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय आरण्यक और ऐत्रेय उपनिषद।
फिर हम बात करें सामवेद का, तो सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं, तो इनके हैं टांडेय महाब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। जैमिनी महाब्राह्मण कई बार पूछा गया है, और ऐत्रेय भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इसके अलावा मैं आपको बता ही रही हूँ। छांदोग आरण्यक किसका पार्ट है, वो आपका सामवेद का है। इसके अलावा छांदोग उपनिषद ये आपका सामवेद का है। फिर है आपका यजुर्वेद का कौन सा है, तो सतपथ ब्राह्मण जिसमें शुक्ल यजुर्वेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण यानी कि कृष्ण यजुर्वेद। तो पूछा जाए कि जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें किस यजुर्वेद का वर्णन है, तो शुक्ल का, जबकि तैत्तिरीय में किसका है, कृष्ण का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी तैत्तिरीय अरण्यक किसका पार्ट है, यजुर्वेद का ही है, और तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद और कठोपनिषद ये इसका है। इसी कठोपनिषद में जो आपका नच, यम, नचिकेता और जो आपका यम का वो है, एक मिनट रुक जाइए, नचिकेता और यम का जो संवाद है वो इसी में आपके किया गया है, किसमें, कठोपनिषद में। ठीक है, तो कठोपनिषद में किसका किसका आपको उल्लेख देखने को मिलता है, तो कठोपनिषद में आपका नचिकेता और यम का, नचिकेता और यम का देखने को संवाद मिलता है। ठीक है, अब हम बात करें अथर्ववेद, तो इसका ब्राह्मण कौन सा है, गोपद ब्राह्मण है, और इसका कोई भी आरण्यक नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसके कोई भी आरण्यक नहीं है, तो वो आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद जनरली जो है ये तंत्र मंत्र से रिलेटेड है। ठीक है, सामवेद ये संगीत से रिलेटेड है ना, ये ऋग्वेद आपका मंत्र उच्चारण से रिलेटेड है, जबकि यजुर्वेद यज्ञ से रिलेटेड है। ठीक है, ऋग्वेद में जो आपके पुरोहित होते थे उनको क्या बोला जाता था, पुरोहित को बोला जाता था होत्र। देखिए मुझे अभी याद आ गया, मैंने आपको बता दिया। तो होत्र किसको कहा जाता है आपके ऋग्वेद में, पुरोहित को। ठीक है, अब हम बात करें कि जो आपका अथर्ववेद है उसके उपनिषद कौन कौन से हैं, तो एक आपका मांडव्य उपनिषद है, प्रशोपनिषद है और मुंडक उपनिषद है। ये मुंडक उपनिषद से ही आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आपके मुंडक उपनिषद। अब ये किसका पार्ट है आपके, ये आपके अथर्ववेद के उपनिषद हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो ये सारी आपका उपनिषद वाली हो गए। अब हम ऋग्वेद, तो ऋग्वेद तो मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पुराना ज्ञात है, भारत में आर्यों की जानकारी मिलती, मैंने बता ही दिया ये सारी चीजें। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। बाकी एक चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 36 बार किया गया है। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये आप खुद से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ऋग्वेद में बहुत सारी ऐसे शब्दों का प्रयोग कई बार किया है, तो उसका देख लेते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। तो इंद्र का 250 बार प्रयोग किया गया है, तो सबसे ज्यादा इंद्र का प्रयोग किया गया है। अग्नि का 200 बार, सिंधु नदी का नाम हिरण्यवी था, मैंने आपको बताया है, 55 बार किया है। आर का 36 या 33 बार किया गया है, शिव का 3 बार, यमुना का 3 बार और गंगा का सिर्फ 1 बार किया है। सरस्वती का 50 बार किया गया है। इसको श्रेष्ठतम नदी माना गया है, श्रेष्ठतम नदी, और इसको ही नदीतमा बोला गया है। ठीक है, तो इसको इतनी बार इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से बेटा सारी की सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। हमारा गुरुकुल माइंड का पेज है, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में कुछ और भी पढ़ना है। बेटा देखिए बहुत वास्ट है, पर इसमें आपके लिए वही जानना इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा कोशिश की है कि सारे के सारे पॉइंट आपके कवर हो जाए, बट अगर कोई पॉइंट आपका छूट गया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपकी एक नेक्स्ट क्लास जरूर ले लूंगी। ठीक है, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।